Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we will discuss our next topic, that is biology and service of mankind. How biology has served humanity के biology ने किस तरीके से इंसानियत की खिदमत की है. तो इसमें 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं. फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन. बायोलॉजी की वजह से फूड प्रोडक्शन में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है. देन biology has enabled us for combating diseases. इसकी वजह से हम बीमारियों का मुकाबला करने के काबिल हो गए हैं, हम डिजीज़ की ट्रीटमेंट कर सकते हैं उनके खिलाफ. एंड नेक्स्ट वन इज biology has helped humanity by relating protection and conservation of environment. Protection and conservation of environment. बायोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज बना सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड मैनकाइंड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. कि किस तरीके से बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में ह्यूमैनिटी की हेल्प की है. इसमें सबसे पहले प्लांट्स प्रोडक्शन जो है, प्लांट प्रोडक्शन हैज़ बीन ट्रेमेंडियसली इंक्रीज्ड. इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. उसमें दो हवाले से इम्प्रूव्ड एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ के जो प्लांट की पहले से मौजूद वैरायटीज़ थी उनको पहले से इम्प्रूव किया गया है, मतलब उन वैरायटीज़ को पहले से बेहतर बनाया गया है. और दूसरे नंबर पर जो है डिवेलप्ड न्यू प्लांट वैरायटीज़, प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ भी बनाई गई हैं. पहली बात मैंने क्या की कि जो एग्जिस्टिंग प्लांट वैरायटीज़ थी उनको इम्प्रूव किया गया है, पहले से बेहतर बनाया गया है. और दूसरे नंबर पर के प्लांट्स की न्यू वैरायटीज़ भी बनाई गई हैं. और उन न्यू वैरायटीज़ का क्या मकसद था? हाई यील्ड, ताकि उन पौधों से हमें ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा पैदावार हासिल हो. और डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यानी ऐसी वैरायटीज़ बनाई गई विच आर डिजीज़ रेजिस्टेंट, जिनको डिजीज़ नहीं होती. तो जब जो हमारे प्लांट्स हैं, जब उनको बीमारी नहीं लगेगी, उनकी प्रोडक्शन क्या होगी? ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी. तो बायोलॉजी ने हमें हेल्प किया किसके हवाले से? टू इंक्रीज प्लांट प्रोडक्शन. देन नेक्स्ट, ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड न्यू वैरायटीज ऑफ चिकन, cow, wheat, corn, rice, etc. तो ब्रीडर्स ने क्या किया? चिकन है, कौ है, गोट्स हैं, या प्लांट्स के हवाले से वीट है, कॉर्न है, राइस है, इनको डेवलप किया कि जो इनकी अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको क्या किया गया है? इम्प्रूव किया गया. अब इसमें मिसाल के तौर पर जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं, पोल्ट्री ब्रीडर्स हैज डेवलप्ड ब्रायलर्स विच गिव अस क्विक एंड चीप वाइट मीट, जिससे हमें गोश्त जो है वो कम वक्त में सस्ता गोश्त जो है वो हमें मिल जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन में मिल जाती है. ऐसे लेयर्स हैं विच ले मोर एग्स, जो ज़्यादा अंडे देती हैं. तो जब ये ब्रायलर्स ज़्यादा होंगे, इट मीन्स मोर मीट, हमें गोश्त ज़्यादा मिला. और जो लेयर्स हैं, जब लेयर्स को ब्रीड किया गया तो इसका मतलब हमारी एग प्रोडक्शन में क्या हो गया? इजाफा हो गया. हमारी फूड प्रोडक्शन ओवरऑल क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. इसी तरीके से ये जो प्लांट की वैरायटीज़ हैं, वीट है, कॉर्न है या राइस है, इनकी डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद है, जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, ज़्यादा पैदावार देती हैं, और अक्सर तो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हैं, मतलब उनको बीमारियां भी नहीं लगती. इसके अलावा जो है desired genes has been introduced
थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए जो डिज़ायर्ड जीन्स हैं, हमारी मर्जी के जीन्स हैं, उनको डाला गया है ख़ास तौर पर डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए। ताकि बीमारियों को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके, क्योंकि जब डिजीज़ नहीं होंगी तो हमारी प्रोडक्शन में क्या होगा, इजाफा होगा। और ये सारी चीज़ें, इसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं, अब एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं और प्लांट्स की बात भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों ने भी हेल्प की कि किस तरीके से हम प्लांट की प्रोडक्शन को, प्लांट्स एनिमल्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसजीनिक प्लांट्स बनाए गए। क्या बनाए गए नेक्स्ट? ट्रांसजीनिक प्लांट्स। प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद हो, जो उसका अपना ना हो, किसी और जो है वो प्लांट से लिया गया हो, किसी और सोर्स से लिया गया। इसी तरीके से ट्रांसजीनिक animals were developed. How we will define it? Animals having foreign DNA, जिनके अंदर फॉरेन डीएनए यानी अपने डीएनए के अलावा किसी और सोर्स से डीएनए जो है वो इनके अंदर डाला गया हो। सो ये दोनों चीज़ें भी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स आल्सो हेल्प्ड अस टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। इससे भी हमारी फूड प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। इसके अलावा क्लोनिंग की गई, प्रोडक्शन ऑफ genetically identical copies of organisms by asexual reproduction, by asexual method। asexual reproduction के जरिए किसी भी एनिमल की जो मल्टीपल कॉपीज हम बना सकते हैं, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, उनको हम क्लोन्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो यूज़ की गई, टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है, हम अगर प्लांट्स की बात करें, अ टिश्यू इज एक्सट्राइज्ड फ्रॉम प्लांट, के प्लांट से हम एक टिश्यू को काटते हैं और उसको जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं और हम आर्टिफिशियली जो है वो पूरा प्लांट या कोई आर्गन जो है हम उसमें से डेवलप करा लेते हैं। दैट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसके अलावा जो है नेक्स्ट various traditionally or in earlier times different techniques were used to kill pests or fungi etc. So traditionally पहले ये होता था, chemical fungicides were used, that is drugs which are used to kill fungi। ऐसे ही पेस्टिसाइड्स यूज की जाती थी, ड्रग्स यूज टू किल पेस्ट्स। इंसेक्टिसाइड्स यूज की जाती थी, ड्रग्स विच आर यूज टू किल पेस्ट्स। पुराने वक्तों में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी फंजाई को मारने के लिए, क्योंकि फंजाई भी प्लांट पैथोजेंस होते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं। पेस्टिसाइड्स भी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स भी। तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज की जाती थी, दे मेक आवर एनवायरनमेंट मोर पॉल्यूटेड। इसकी वजह से आप पॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाती थी, क्योंकि ये सारे जो है ये टॉक्सिक है। तो जब प्लांट्स को के ऊपर फंजाई अटैक करते थे, पेस्ट अटैक करते थे, इंसेक्ट्स अटैक करते थे, तो हम फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा हम यूज़ करते थे। तो उसका ये कि अगर उन्होंने उन चीज़ों को मार भी दिया है, लेकिन वो पॉल्यूशन काज करते थे, वो टॉक्सिक होते थे, जहरीले थे, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते थे। तो अब हमें कोई ऐसा मेथड जो है वो चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए, ये पेस्ट, फंजाई, इंसेक्ट्स मर भी जाए और पॉल्यूशन भी ना हो। इसके लिए फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल आया, biological control by some living organism,
कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कंट्रोल करते हैं और ये टॉक्सिक भी नहीं है, ये हमारी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल एफिड्स जो हैं दे अटैक ऑन वालनट ट्री के ऊपर ये अटैक करते हैं। दीज आर बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड बाय वेस्प्स। जो वेस्प्स हैं वो इनको क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं और इनको मारते हैं। ये नेचुरल है, इससे हमारे इन्वायरमेंट को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पर कुछ बैक्टीरिया जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से भी हमारी फूड प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हो जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और कि जब ये फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ की जाती थी तो वो जो इंसेक्ट्स थे, पेस्ट थे, देयर वाज रेजिस्टेंस इन देम। उनमें रेजिस्टेंस जो थी वो इंक्रीज कर रही थी, वो बड़ी नुकसानदेह थी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आफ्टर बायोपेस्टिसाइड्स वी विल डिस्कस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। Integrated disease management, we simply say it as IDM. Use of all relevant methods, use of all appropriate methods to control any particular disease. किसी भी मखसूस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जितने रिलेटेड मेथड्स हैं, जितने मुनासिब मेथड्स हैं, उन सबको इस्तेमाल किया जाए विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, और उसमें कम्युनिटी भी हिस्सा ले। दैट इज नॉन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसकी मदद से बहुत सारी बीमारियों को हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जहाँ कम्युनिटी कोऑपरेट नहीं कर रही होगी वो डिजीज़ खत्म नहीं होगी। आप लोग देख लें कि पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक में अगर पोलियो मौजूद है तो कुछ जो हार्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर लोग जो हैं कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती, वो बच्चों को जो है वो पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं करने देते। इस वजह से हमारे मुल्क से पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसमें हमने क्या करना है, यूज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट मैथड्स, ऑल एप्रोप्रिएट मैथड्स टू कंट्रोल डिजीज़ विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, और उसमें कम्युनिटी भी क्या करे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, फिर हम उन डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम प्लांट्स और एनिमल के डिजीज़ को कंट्रोल कर लेंगे हमारी फूड प्रोडक्शन में भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। सॉइल इज कॉम्प्लेक्स मीडियम। सॉइल जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स मीडियम है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करें कि पौधे जो हैं आप सॉइल से कौन सा न्यूट्रिएंट ले रहे हैं और उसका प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मीडियम। देन वी यूज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। टेक्निक in which plants are grown in aerated water, उसके अंदर एयर ऑक्सीजन मौजूद है। टेक्निक in which plants are grown in aerated water to which nutrient mineral salts are added। जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, साल्ट्स हैं, वो भी डाले जाते हैं। टू किस काम के लिए? टू टेस्ट, ये चेक करने के लिए वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट, ये जो हमने कोई मखसूस न्यूट्रिएंट डाला है, इज इसेंशियल, क्या ये जरूरी है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए, और नॉट, या जरूरी नहीं है। This is known as hydroponic culture technique। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। Technique in which plants are grown in aerated water to which nutrient mineral salts has been added to test whether a certain nutrient is essential for growth of plant or not। तो इसमें हम उनको जो है aerated water में
उनको वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स देते हैं और फिर हम उसका इफेक्ट भी डायरेक्टली जो है वहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम टेक्निक को नाम देते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जो एस्ट्रोनट्स हैं, खला में जो जाते हैं, दे यूज दिस टेक्निक, वो इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं टू ग्रो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स को ग्रो कराने के लिए वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होते हैं? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इसको फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अलबत्ता इसकी जो फार्मिंग है, हाइड्रोपोनिक कल्चर फार्मिंग इज स्टिल नॉट फिजिबल, वो अभी तक फिजिबल नहीं है। अदरवाइज इस टेक्निक को भी इंक्रीज फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद एक और मेथड लोइस पास्चर ने एक मेथड दिया, दैट इज पास्चराइजेशन। This method was developed by Louis Pasteur and it is used to preserve milk and milk products. इसकी मदद से मिल्क या मिल्क से जो दूसरी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं हम उनको महफूज कर सकते हैं, और इसी की मदद से ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक इनको हम ले जाते हैं प्रिजर्व फॉर्म। आप लोग देख लें कि मार्केट के अंदर ये मिल्क जो है वो आपको पैकिंग में डब्बों की फॉर्म में, कैनिंग फॉर्म में ये मिलता है, ख़राब नहीं होता, महीनों भी पड़ा रहता है। और घरों के अंदर अगर आप लोग देख लें तो गर्मी में ख़ास तौर पर एक से दूसरे दिन वो दूध जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये जितनी चीज़ें हैं मिल्क या मिल्क से जितनी भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इनकी प्रिजर्वेशन की हुई होती है। और किस मेथड को यूज़ किया जाता है? पास्चराइजेशन। अब उसमें क्या होगा कि जब ये मिल्क स्पॉइल नहीं होगा, ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं जब इनकी स्पॉइलेज नहीं होगी, ये ख़राब नहीं होंगी, तो हमारी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, हमारी फूड क्या होगी? बढ़ जाएगी। इट अवॉइड्स स्पॉइलेज ऑफ फूड, नो स्पॉइलेज ऑफ फूड। इस एक तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर जा सकते हैं, दूसरा चूँकि ये प्रिजर्व फॉर्म में होती है इस वजह से ये ख़राब भी नहीं होती। सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, दैट हाउ बायोलॉजी हेल्प्ड ह्यूमैनिटी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट वाज प्लांट प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन, ब्रीडिंग, genetic engineering, transgenic plants, transgenic animals, then biological control, tissue culture, cloning, biopesticides, hydroponic culture technique and pasteurization. That's all about our today's topic. Thank you.